गुड मॉर्निंग क्लास 6। इसका एक समरी वीडियो मैंने आपको शेयर कर दिया है, आप दोबारा उसको देख लीजिए। ये रीडिंग वीडियो है और कुछ पीडीएफ्स भी शेयर किया जा रहा है क्वेश्चन आंसर्स का, दैट यू हैव टू कॉपी इन योर हिस्ट्री नोटबुक में। आप पहले ही से रफ़ कॉपी में ना लिखें, फेयर कॉपी में लिखें और अच्छे हैंड राइटिंग में लिखें। ये रीडिंग है, इसमें जो वर्ड मीनिंग्स आएंगे यू कैन मेक अ लिस्ट ऑफ दोज वर्ड मीनिंग्स इन योर कॉपी। जॉर्ज वॉशिंगटन, ठीक, वॉशिंगटन ठीक से पढ़ना है। द फर्स्ट यूएस प्रेसिडेंट। जॉर्ज वॉशिंगटन वॉज बॉर्न इन वर्जीनिया इन यूएसए। कहाँ पैदा हुए थे? वर्जीनिया में, इन 1732 CE। ही बिकेम द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। यूनाइटेड स्टेट्स मतलब अमेरिका की बात हो रही है, यूएसए की। एंड वॉज नोन एज द फादर ऑफ द नेशन। फादर, अमेरिका का फादर ऑफ द नेशन कहा जाता था इनको, दैट वी ऑलरेडी नो। George Washington was the descendant of a rich family which came from Britain। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट वर्ड है डिसेंडेंट। वर्जीनिया का स्पेलिंग आप लोग देखिएगा। और डिसेंडेंट मतलब होता है आबा व अजदाद, मतलब आप अपने फादर के, अपने दादा के डिसेंडेंट हैं। और आपके फादर और आपके दादा परदादा जो हुए, आपके फोर फादर्स हुए, जो बाद में आने वाले लोग होते हैं आफ्टर, उसको डिसेंडेंट बोलते हैं। और जो पहले आने वाले लोग हैं उसको फोर फादर्स बोलते हैं। क्लियर है? तो ही वॉज अ डिसेंडेंट ऑफ अ रिच फैमिली फ्रॉम ब्रिटेन से इनकी फैमिली आई थी। हिज फैमिली लाइक मेनी अदर ब्रिटिश एंड यूरोपियन फैमिलीज हैड मेड द वॉयज। वॉयज मतलब होता है समुंदर में जो सफ़र होता है, सी में, ओशियन में जो जर्नी होती है वाटर में, दैट इज़ कॉल्ड वॉयज टू अमेरिका अबाउट द मिडल ऑफ द 17th सेंचुरी। 17th सेंचुरी मतलब 1600 समथिंग में, 50 के आसपास में ये लोग माइग्रेट कर गए थे। वॉयज मतलब इधर यूरोप है और इधर आपका नॉर्थ अमेरिका है। तो यहाँ से इनकी फैमिली यहाँ आके सेटल कर गई थी इधर ईस्ट कोस्ट पे, ठीक है। दे हैड लार्ज स्टेट्स इन द अमेरिका। स्टेट्स मतलब होता है प्रॉपर्टी इन द फॉर्म ऑफ लैंड। यहाँ पे आप देखिएगा, पीस ऑफ प्रॉपर्टी इन द फॉर्म ऑफ लैंड, इसको बोलते हैं स्टेट्स, ज़मींदारी। वेयर दे ग्रू टोबैको। टोबैको की खेती करते थे, तंबाकू की खेती करते थे। टोबैको स्पेलिंग देख लीजिए। दिस इज़ द पिक्चर ऑफ जॉर्ज वॉशिंगटन। अब यहाँ पे कुछ वर्ड्स हैं जो अभी हम लोग देख लेते हैं। स्टेट्स, ये वर्ड्स आएगी चैप्टर में आएगा। पीस ऑफ प्रॉपर्टी इन द फॉर्म ऑफ लैंड। इन्फेंट्री मतलब होता है सोल्जर्स हु फाइट ऑन फुट। दो तरह के सोल्जर्स हैं। एक जो हॉर्सेस बैक पे करते हैं उनको बोलते हैं कैवलरी, और जो पैदल मार्च करके लड़ते हैं, पुराने ज़माने में होते थे, अभी भी करते हैं, तो उनको बोलते हैं इन्फेंट्री। और जो घोड़े पे सवार होकर आते हैं, सोल्जर्स फाइटिंग ऑन हॉर्सेस, एलिफेंट्स एंड आर्मर्ड व्हीकल्स आर कॉल्ड कैवलरी। आर्मर्ड मतलब होता है हथियारों वाली गाड़ी, ऐसी गाड़ी जिसमें हथियार हो। एक वर्ड यहाँ पे छूट गया था, सेंचुरी। सेंचुरी मतलब होता है 100 ईयर्स, ठीक है। अब नीचे है आपका कैवलरी हो गया, इन्फेंट्री, स्टेट्स। अब रिप्रेजेंटेटिव्स। रिप्रेजेंटेटिव्स मतलब होता है पर्सन चोजन और इलेक्टेड टू स्पीक एंड एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ अदर्स। हमारे बिहाफ पे, किसी के बदले में किसी को बोलने का या प्रेजेंट करने का राइट हो। जैसे आपके क्लास का मॉनिटर आपका रिप्रेजेंटेटिव है, जैसे आपके एमएलए हैं आपके एरिया के, तो वो आप हम लोगों के पूरे हमारे एरिया के रिप्रेजेंटेटिव हो गए। जो एमपी है वो उस पूरे एमपी वाले एरिया का रिप्रेजेंटेटिव हो गया। प्राइम मिनिस्टर कंट्री का रिप्रेजेंटेटिव हो गया। अचीवमेंट्स। अचीवमेंट्स मतलब होता है हम लोग कोई चीज़ अचीव करते हैं, हासिल करते हैं कोई। थिंग्स डन सक्सेसफुली विद एफर्ट एंड स्किल। मेहनत से और अपने लगन से, स्किल से, टेक्निक से हम लोग कोई ऊंचाई छूते हैं तो उसको बोलते हैं अचीवमेंट। कांग्रेस। कांग्रेस यहाँ पार्टी का नाम नहीं है, इट्स ए मीटिंग, फॉर्मल मीटिंग फॉर डिस्कशन। डिस्कशन मतलब होता है बातचीत के लिए कोई मीटिंग ऑर्गेनाइज होती है, उसको हम लोग बोलते हैं कांग्रेस। रिप्रेजेंटेटिव्स जो डील करते हैं। अब ये कांग्रेस से कांग्रेस पार्टी हो गई है कहीं कहीं पे। तो यूएसए में भी जो ग्रुप ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उनकी जो वो लोग जो मीटिंग करते हैं उसको कांग्रेस बोलते हैं। वॉशिंगटन वॉज 20 ईयर्स ओल्ड, 20 साल के थे जब ही टुक ओवर दीज स्टेट्स एंड लिव्ड अ कंफर्टेबल लाइफ। टुक ओवर, यहाँ पे एक फ्रेज आप देख लीजिए, टुक ओवर मतलब अब उनको जिम्मेदारी दे दी गई। लिव्ड अ कंफर्टेबल मतलब होता है आरामदेह, कंफर्टेबल लाइफ। ही वॉज रैदर
लाइक एन इंग्लिशमैन ऑफ दैट टाइम। उस टाइम के जो इंग्लिशमैन थे, ब्रिटिश जो लोग होते हैं, यूरोपियन ब्रिटिश, उनको इंग्लिशमैन कहते हैं। उनका क्या था, उनके पास काफ़ी पैसा था, काफ़ी दौलत थी, स्टेट्स था, फार्म हाउस था। तो वो लोग क्या करते थे फ्री टाइम में, राइड करते थे, हॉर्स राइड करते थे, एनिमल्स को, डिफरेंट एनिमल्स को राइड करते थे। राइड मतलब होता है सवारी करना, उसी से बना राइडिंग। शूटिंग करते थे, हंटिंग करते थे, शिकार खेलते थे, और बहुत सारा गेम्स खेलते थे। तो यहाँ बहुत सारे वर्ड्स आ गए। गोली चलाना इज कॉल्ड शूटिंग। एट द टाइम उस वक्त अ वॉर ब्रोक आउट बिटवीन फ्रांस एंड ब्रिटेन। जब 20 साल के आसपास, जब ये ही वॉज लिविंग कंफर्टेबली, तो एक लड़ाई छिड़ गई। वॉर ब्रोक आउट मतलब होता है, यहाँ पे एक वर्ड है ब्रोक आउट, मतलब छिड़ गई, लड़ाई शुरू हो गई, बिटवीन फ्रांस एंड ब्रिटेन। दो कंट्री है, फ्रांस और ब्रिटेन। ये ब्रिटेन है, इधर फ्रांस है, तो इधर इंग्लिश चैनल है बीच में। तो ये मैप में देखिएगा तो आपको समझ में आएगा। वन ऑफ द रीजन्स वॉज द स्ट्रगल फॉर सुप्रीमेसी इन अमेरिका। ये क्वेश्चन आंसर्स में भी कवर है। क्या रीज़न था? एक रीज़न था, वन ऑफ द रीजन्स, कई रीजन्स में एक रीज़न था, स्ट्रगल फॉर सुप्रीमेसी। स्ट्रगल, ये जद्दोजहद थी, ये लड़ाई थी सुप्रीमेसी के लिए। अमेरिका में कौन पावरफुल है, कौन दादा है, किसकी दादागिरी चलेगी। तो फ्रांस भी चाह रहा था कब्ज़ा करना अमेरिका पे, पूरा कंट्रोल करना। ब्रिटेन भी चाह रहा था। उसके वजह से ये दोनों अमेरिका के सॉइल पे लड़ गए। मतलब आप दो आदमी जाकर किसी तीसरे आदमी के घर में लड़ रहे हैं कि उनके घर पे कब्ज़ा कौन करेगा। इट वाज लाइक दैट। जॉर्ज वॉशिंगटन लेफ्ट हिज कंट्री स्टेट्स एंड जॉइन द ब्रिटिश फोर्सेस। क्योंकि इनके फादर ब्रिटिश थे, तो इनको भी लगा कि ब्रिटेन का साथ देना चाहिए। तो ही जॉइंड ब्रिटिश फोर्सेस। ही वॉज अ वेरी सक्सेसफुल सोल्जर, बहुत कामयाब सोल्जर थे, एंड अ गुड हॉर्समैन, बहुत अच्छा घुड़सवार भी थे। He soon earned a name for himself as a brilliant officer. बहुत तेज़, बहुत चालाक ऑफिसर्स में इनका नाम आने लगा जल्दी ही फ्रांस और ब्रिटेन के बीच की लड़ाई में। ड्यूरिंग द वॉर के टाइम में जॉर्ज वॉशिंगटन सर्व्ड अंडर जनरल ब्रैडॉक के अंदर में इनको काम दिया गया, उन्हीं के अंदर में काम कर रहे थे। ब्रैडॉक वॉज नॉट यंग, ब्रैडॉक यंग नहीं थे, ओल्ड थे। एंड हिज आइडियाज़ वर वेरी ओल्ड फैशन। उनके आइडियाज़ भी, उनके पास जो सॉल्यूशंस आ रहे थे, कैसे लड़ाई करना है, कैसे लड़ना है, जो टेक्निक्स था वो भी बहुत पुराना था। ही वॉन्टेड टू कंटिन्यू फाइट बैटल्स एज सोल्जर्स हैड डन फॉर हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स बिफोर हिम। वो उसी तरह लड़ना चाहते थे जैसे सोल्जर्स उनसे कई सौ साल पहले से लड़ते आ रहे हैं, पुराने स्टाइल में, क्लासिकल स्टाइल में। लेकिन अब दुनिया चेंज हो गई थी। वॉशिंगटन ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ वॉशिंगटन वॉज फुल ऑफ न्यू आइडियाज़। तो ब्रैडॉक के पास पुराने आइडियाज़ थे, वॉशिंगटन के पास न्यू आइडियाज़। वॉशिंगटन क्या चाहते थे? ही वांटेड टू मेक यूज़ ऑफ नेटिव्स। पहला पॉइंट ये है, मेक यूज़ ऑफ नेटिव अमेरिकन स्काउट्स। स्काउट्स मतलब होता है जो कम एज के होते हैं, वॉलंटियर्स। तो ये चाहते थे कि नेटिव अमेरिकन, जो वहाँ के ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स हैं, जो ब्रिटिश नहीं हैं, जो अमेरिकन्स हैं ओरिजिनल, उनको हम लोग यूज़ करें। बिकॉज ये इनका रीज़न था, दे वर गुड हॉर्समैन, ये अच्छे घुड़सवार थे ये लोग। एंड क्लेवर एट लिविंग इन द फॉरेस्ट, वो बहुत जंगल था वहाँ पे, तो इस एरिया में इनको रहने की आदत थी। क्लेवर थे, बहुत चालाकी से वहाँ रह लेते थे। बट ब्रैडॉक डिड नॉट अग्री मतलब होता है राज़ी होना, डिड नॉट एग्री मतलब राज़ी नहीं हुए। तो पहला सजेशन ये दिया कि यूज़ नेटिव अमेरिकन्स, जनरल ब्रैडॉक को दिया। वो पुराने थे, बूढ़े थे, उन्होंने इनकी बात को नहीं मानी। दूसरा है, इन दोज डेज द यूनिफॉर्म ऑफ द ब्रिटिश सोल्जर्स वॉज रेड। कैसा सोल्जर था? यूनिफॉर्म था, रेड कलर का था, रेड। विथ प्लेंटी मतलब होता है बहुत सारा, PLENTY, प्लेंटी, बहुत सारा। ब्रास बटन्स, ब्रास पीतल का बटन्स था उसमें लगा हुआ, बकल्स था, बटन्स, और वो मेडल्स टाइप के जो लगे होते हैं, बकल्स उसको बोलते हैं। तो वो ब्रास के थे, वो भी बहुत चमकता है। रेड कलर भी बहुत दूर से दिखता है। वॉशिंगटन को ये समझ में आया दैट सोल्जर्स ड्रेस्ड लाइक दिस। सिपाही, सोल्जर्स, SOLDIER, सोल्जर्स नहीं बोलना, सोल्डियर्स भी नहीं है। ड्रेस लाइक दिस, सोल्जर जो सिपाही, जो उनकी फ़ौज है, ऐसे ड्रेस करेंगे, मतलब रेड ड्रेस में होंगे और चमकता हुआ ब्रास का बटन्स होगा उनका। तो दिस कुड ईजीली बी सीन फ्रॉम अ लॉन्ग डिस्टेंस, बहुत दूर से फ्रेंच इनको देख सकते हैं, छुपना मुश्किल रहेगा। वॉशिंगटन वॉज प्रूव्ड राइट, वॉशिंगटन की ये बातें सही साबित हुई। अ फोर्स ऑफ ब्रिटिश ट्रूप्स, ब्रिटिश का एक ट्रूप जो होता है, ट्रूप एक कलेक्टिव नाउन है, मतलब बहुत सारे फौज एक साथ होते हैं तो उनको हम लोग ट्रूप बोलते हैं। इन्फेंट्री एंड कैवलरी हमने पढ़ा। इन्फेंट्री जो दोज हु वॉक फाइट ऑन फूट,
कैवलरी हो गया दोज हु फाइट ऑन व्हीकल्स और हॉर्स बैक। तो दोनों के साथ ये लोग मार्च पे थे ब्रिटिश सोल्जर्स, और क्योंकि रेड ड्रेस पहने हुए थे, ब्रास बकल्स था, तो अनफॉर्चुनेटली फॉर देम दे हैड बीन नोटिस्ड बाय सम फ्रेंच सोल्जर्स। बहुत दूर से फ्रेंच सोल्जर्स को नोटिस मतलब नज़र आ जाना, दिख जाना। द फ्रेंच केयरफुली हिड, हाइट का सेकेंड फॉर्म है हिड, छुपाना, छुपना, छुपा। हिड बिहाइंड द ट्रीज एंड रॉक्स, वो लोग छुप गए थे ट्रीज एंड रॉक्स के पीछे फ्रेंच सोल्जर्स। एज द ब्रिटिश केम पास, जैसे ब्रिटिश सोल्जर्स जो कैवलरी इन्फेंट्री उधर से गुजर रही थी, केम पास्ट मतलब होता है गुजरना। द फ्रेंच अटैक देम फियर्सली, एक बहुत अच्छा वर्ड है फियर्सली, बहुत ज़बरदस्त टाइप से अटैक किया। विद इन फ्यू मिनट्स, कुछ ही मिनट्स में हाफ द ब्रिटिश सोल्जर्स ले डेड, ले डेड मतलब मर जाना, गिर जाना, मर, गिरते हुए मर जाना, पड़ा रहना, मतलब आधे पड़े हो गए थे, मरे हुए वहाँ पड़े थे कुछ ही मिनटों में, इतना अच्छा अटैक था ऑन द ग्राउंड। वॉशिंगटन हिमसेल्फ इस्केप्ड, किसी तरह से वॉशिंगटन वहाँ से इस्केप मतलब होता है जान बचाकर भाग जाना। बट हिज हॉर्स वॉज शॉट, शॉट मतलब गोली लग गई थी उसके हॉर्स को। अब आगे पढ़ते हैं। वॉशिंगटन मैनेज टू कैच अनदर हॉर्स, दूसरा हॉर्स किसी तरह से मैनेज किया उसने पकड़ने का, विच वॉज गैलोपिंग, गैलोपिंग जो घोड़ा चलता है ना, टप 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 टप, घोड़े का वॉक जो है उसको गैलॉप बोलते हैं हम लोग। विदाउट राइडर, किसी राइडर के बगैर ही घोड़ा दौड़ा जा रहा था, मतलब राइडर जो है जो उसका सवार था हो सकता है मारा चला गया हो। इन अ फ्यू मिनट्स दिस हॉर्स टू वॉज शॉट, अब उसके पैर में भी कुछ देर में गोली लगी, वो भी गिर गया। एट लास्ट, आखिर में ऑन अ थर्ड हॉर्स, किसी तीसरे हॉर्स पे कब्जा किया वाशिंगटन ने, एंड ही मैनेज टू स्केप, वो वहाँ से जान बचाकर भागने में कामयाब रहा। व्हेन ही गॉट बैक टू हिज कैंप, जब अपने कैंप में आए, ही डिस्कवर्ड अ नंबर ऑफ बुलेट होल्स इन हिज क्लोथ्स, कि उनके कपड़े में बुलेट मतलब होता है गोली, ये बुलेट गाड़ी नहीं होती है, बहुत सारे गोली का छेद था, होल था, गोली लगना मतलब गोली बहुत चली थी ये। लकीली ही वॉज सेव्ड। एट लास्ट द ब्रिटिश एंड फ्रेंच मेड पीस, बीच में समझौता हो गया। मेड पीस मतलब होता है, एक फ्रेज है, मतलब शांति, बातचीत से समझौता कर लिया विद ईच अदर। वॉशिंगटन नाउ अ फेमस ऑफिसर, एक बड़ा ऑफिसर बन गया था वॉर में। लेफ्ट द आर्मी, आर्मी को छोड़ दिया इन्होंने, लीव का सेकंड फॉर्म है। एंड वेन बैक टू हिज स्टेट्स इन वर्जीनिया, अपनी ज़मींदारी वर्जीनिया में चले गए। ही मैरिड अब उसका शादी किया। अब रिच वीडो, एक वीडो थी, मतलब वीडो उस औरत को बोलते हैं जिसकी पहले शादी हो चुकी है, उसका हस्बैंड मर चुका होता है, तो उससे उन्होंने शादी की। एंड स्पेंट हिज टाइम इन मेकिंग हिज स्टेट्स एज फाइन एज एनी इन द होल ऑफ वर्जीनिया, बहुत अच्छा स्टेट्स बनाया, अपना फार्म हाउस बनाया। सून ही बिकेम वेरी वेल्दी, बहुत अमीर हो गए, वेल्दी मतलब होता अमीर, बहुत अमीर हो गए, बहुत दौलतमंद हो गए। अनफॉर्चुनेटली ही वॉज नॉट अलाउड टू लिव कंफर्टेबली एंड क्वाइटली, बोला अनफॉर्चुनेटली, बदकिस्मती से ये उनका जो आराम था, ऐश था, कंफर्टेबली क्वाइटली जो रह रहे थे अपनी ज़मींदारी में, बहुत दिन नहीं चला, क्योंकि अनदर वॉर स्टार्टेड, दूसरी लड़ाई शुरू हो गई थी, विच वी नाउ नो एज द अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, जिसको हम लोग अमेरिका के फर्स्ट अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के नाम से जानते हैं। ठीक है। मेनी पीपल, अब क्यों ये वॉर स्टार्ट हुआ था, लिविंग इन अमेरिका एट द टाइम हैड कम फ्रॉम ब्रिटेन। अब ये जो एरिया है आप ये देख रहे हैं, ईस्टर्न कोस्ट है, ये अमेरिका जो है नॉर्थ, ये अमेरिका नॉर्थ अमेरिका, ये अगर आप वर्ल्ड मैप में देखेंगे नॉर्थ अमेरिका, ये साउथ अमेरिका है, और यहाँ पे ब्रिटेन है। तो इस एरिया में आकर, इसके ईस्ट कोस्ट पे बहुत सारे लोग ब्रिटेन से आकर यहाँ पे बस गए थे, इसमें वॉशिंगटन भी एक थे। अब इनकी लड़ाई हो गई थी ब्रिटेन के लोगों से, ये जो लोग आकर बसे थे ईस्टर्न कोस्ट पे, बहुत सारा कॉलोनी बसा हुआ था, ये ब्रिटिश ही डिसेंडेंट के थे, यूरोपियंस थे, इनकी लड़ाई हो गई थी अपने ओरिजिनल, जहाँ से जिस कंट्री से आए थे। क्यों हुई थी, तो यहाँ पे वो लिखा हुआ देखिए आप, मैनी पीपल लिविंग इन अमेरिका एट दैट टाइम हैड कम फ्रॉम ब्रिटेन। ठीक, ब्रिटेन कंसिडर्ड अमेरिका टू बी वन ऑफ हर कॉलोनीज़, कॉलोनीज़ मतलब होता है कोई कंट्री दूसरे कंट्री पे जब कब्जा करती है, जैसे ब्रिटेन ने इंडिया पे कब्जा कर लिया, तो इंडिया ब्रिटेन की कॉलोनी हो गई, तो उस पर जो कब्जा करने वाली कंट्री है उसी का पूरा राइट हो गया, पूरा अधिकार हो गया। तो ये अमेरिका को ब्रिटेन अपना कॉलोनी समझने लगा। इट हैड केप्ट एन आर्मी इन अमेरिका, ब्रिटेन की फ़ौज जो है अमेरिका में रहने लगी। द पार्लियामेंट ऑफ ब्रिटेन, ब्रिटेन में जो जहाँ पे एमपीज़ बैठते थे, ब्रिटेन के एमपी एमएलए, इसको बोलते हैं पार्लियामेंट। ब्रिटेन
की जो पार्लियामेंट थी मेड द अमेरिकन पे टैक्स ऑन सेवरल थिंग्स। इधर जो लोग रहते थे इस एरिया में, इस पे टैक्स लगाते थे ब्रिटेन के लोग। ब्रिटेन की पार्लियामेंट पैसा लेते थे। टैक्स लगाना मतलब पैसा वसूलना। जैसे आप कोई चीज़ खरीदते हैं तो उसमें आपको टैक्स देना पड़ता है, इनकम टैक्स देना पड़ता है, रजिस्ट्री कराते हैं उसमें टैक्स, इस तरह से टैक्स लगाया हुआ था बहुत सारा। द अमेरिकन सून फाउंड, जल्दी अमेरिकन को पता चला दैट ब्रिटेन वॉज मोर इंटरेस्टेड इन गेटिंग मनी फ्रॉम अमेरिका दैन इन स्पेंडिंग इट हियर। स्पेंड मतलब होता है खर्च करना। अमेरिका से टैक्स तो लेते थे ये लोग, इन कॉलोनीज से टैक्स तो लेते थे, ये सब भेजते थे ब्रिटेन को पैसा, लेकिन ब्रिटेन यहाँ पे खर्च नहीं करता था, यहाँ कोई डेवलपमेंट नहीं करता था, यहाँ पे सारा पैसा खर्च होता था ब्रिटेन में जाके। तो ये ब्रिटेन अमेरिकन्स को बुरा लगने लगा, पैसा हमारा है, हमारे यहाँ कोई डेवलपमेंट नहीं है। द अमेरिकन्स बिगैन टू कंप्लेन, कंप्लेन मतलब होता है शिकायत करना। दे सेड दैट दे हैड नो रिप्रेजेंटेटिव्स इन द पार्लियामेंट इन ब्रिटेन एंड, तो इनका पहला कंप्लेन था कि हमारा कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, हमारा कोई आदमी, आपके मीटिंग जो होती है, आप जो यहाँ पे टैक्स लगाते हो, लॉ बनाते हो, हमारे अमेरिकन्स के इस एरिया के किसी भी आदमी को आप नहीं रखते हो वहाँ पे। तो पहला कंप्लेन ये था। उसी लिए हैंस द ब्रिटिश पार्लियामेंट हैड नो राइट टू टेक टैक्स फ्रॉम देम। आपका कोई हमारे डिसीजन में हमको रखते ही नहीं हो तो हम क्यों टैक्स तुमको पे करें, ये पहला कंप्लेन था। द अमेरिकन्स वर पर्टिकुलरली एंग्री बिकॉज ब्रिटेन पुट अ हेवी टैक्स ऑन टी। चाय आता था उसमें बहुत सारा टैक्स लगा दिया था ब्रिटेन ने, तो इससे और ज़्यादा गुस्सा थे। अब ये गुस्सा बढ़ता जा रहा था। इन 1773 में क्या हुआ, सम शिप्स कैरिंग टी अराइव्ड इन बोस्टन हार्बर। बोस्टन हार्बर में, यहाँ पे बोस्टन इस एरिया में जगह है बोस्टन, ठीक है। ये हार्बर मतलब होता है जहाँ पे शिप ठहरता है। यहाँ पर कुछ शिप्स आए ब्रिटेन से टी लेकर। सम अमेरिकन्स ड्रेस्ड अप एज नेटिव अमेरिकन्स, इधर के जो लोग थे जो ब्रिटिश इंडियन के, वो इधर के नेटिव अमेरिकन्स की तरह ड्रेस में, मतलब उसी तरह का उन्होंने होलिया बना लिया। वेंट ऑन बोर्ड, ऑन बोर्ड मतलब होता है ऊपर चले जाना, शिप पे चले जाना, ऑन बोर्ड द शिप, पानी के जहाज़ पे गए। एंड थ्रू ऑल द टी इनटू द सी, थ्रो से बना थ्रू, सारा टी को उन्होंने फेंक दिया समुद्र में, उलट दिया। दिस वॉज आफ्टर वर्ड्स नोन एज द बोस्टन टी पार्टी, इसी को बोला जाता है बोस्टन टी पार्टी। सारा चाय पत्ती को फेंक दिया पानी में। एंड इट मेड द ब्रिटिश गवर्नमेंट वेरी एंग्री, तो पहले अमेरिकन गुस्सा थे कि हमारा कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, ब्रिटिश भी गुस्सा हो गए कि हमारा चाय का इतना बड़ा ये गया, उसको उन्होंने फेंक दिया। एंड अब ब्रिटेन के पास पूरा पावर था, तो उन्होंने सोचा दे वांटेड टू पनिश द अमेरिकन्स, के अब अमेरिका को पनिश करो, सज़ा दो। एंड टोल्ड द कॉलोनी ऑफ मैसाचुसेट्स, मैसाचुसेट्स यहाँ पे एक कॉलोनी है, ठीक है, नंबर 2 नंबर की कॉलोनी है ये है मैसाचुसेट्स नंबर 2, आप देख लीजिए, दिस इज़ नंबर 2। इनके कॉलोनी को क्या बोला इन्होंने, ब्रिटेन ने बोला दैट दे वुड नॉट हैव द राइट टू गवर्न एज दे हैड बीन डूइंग। मैसाचुसेट्स वाले अपनी सरकार छोटी सी चलाते थे, गवर्न करते थे, इन्होंने वो राइट उनसे ले लिया गुस्सा में। नेचुरली दिस मेड द अमेरिकन्स एंग्री, तो पहले अमेरिकन्स एंग्री, उसको रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, तो वो गुस्सा हुए तो टी फेंक दिया। अब टी फेंका तो ब्रिटिश एंग्री हो गए, ब्रिटिश एंग्री हो गए तो फिर उन्होंने मैसाचुसेट्स राइट ले लिया कॉलोनी से। अब फिर अमेरिकन्स और गुस्सा हो गए एंड 13 कॉलोनीज, अब इन्होंने बोला वहाँ पे 13 कॉलोनीज थी, मैप में आपने देखा होगा, फिर हम देखेंगे, ज्वाइंट टुगेदर इनटू अ कांग्रेस इन 1774। ये जो 13 कॉलोनीज थी, ये जो अमेरिका का मैप है आप देखिएगा, इसमें जो 1 2 3 ये ईस्ट साइड में जितनी कॉलोनीज़ है इसमें 13 है, ये सब लोग एक साथ आ गए, इन्होंने एक कांग्रेस, अपना एक ग्रुप बना लिया और इन्होंने सोचा कि हमें अब ब्रिटेन की कोई बात नहीं माननी है। दे ऑल अग्रीड एंड नॉट टू ट्रेड विद ब्रिटेन, ब्रिटेन से कोई बिजनेस नहीं करेंगे। द इल फीलिंग मतलब उनके अंदर में जो एक दूसरे के ख़िलाफ़ नफ़रत आ गई थी, जो उनका मन मुटाव हो गया था बिटवीन द कॉलोनीज़, एंड देयर मास्टर्स ग्रीव वर्स, अभी धीरे धीरे और बढ़ता चला गया, वर्स होता चला गया, ख़राब होती गई दोनों की। इन 1775 सम ब्रिटिश ट्रूप्स वर अटैक्ड एंड वॉर ब्रोक आउट, कुछ ब्रिटिश ट्रूप्स पे हमला भी शुरू किया इन्होंने और लड़ाई शुरू हुई। व्हेन द वॉर ब्रोक आउट, जब ये लड़ाई, ब्रोक आउट मतलब होता है छिड़ जाना, ब्रेक आउट फ्रेज है, लड़ाई शुरू हो गई। वॉशिंगटन वॉज इन हिज स्टेट्स इन वर्जीनिया, वॉशिंगटन अभी तक इस लड़ाई में नहीं है, ही वॉज इन वर्जीनिया। ही वॉज स्टिल रिमेंबर्ड एज ए ग्रेट सोल्जर, उनको सब अभी तक याद करते थे कि बहुत बड़ा सोल्जर था ये।
हिज विजडम, उनकी जो समझदारी थी, एंड बहादुरी, ब्रेवरी, वॉज नोन थ्रू हिज अर्ली अचीवमेंट्स अगेंस्ट फ्रेंच। अभी तक उनकी बहादुरी और समझदारी के किस्से लोग सुनते थे। तो इन 1776 द कॉलोनीज फॉर्मली डिक्लेयर्ड देमसेल्फ इंडिपेंडेंट। कॉलोनीज अपने आप को बता दिया कि ब्रिटेन की कोई बात नहीं मानेंगे, इंडिपेंडेंट, डिक्लेयर देमसेल्फ इंडिपेंडेंट। अब इनको इन्वॉल्व करेंगे वॉशिंगटन को। ये लोग जाकर जो कॉलोनीज वाले हैं, दे विल गो एंड रिक्वेस्ट हिम टू ज्वाइन देम। द वॉर लास्टेड फॉर 8 years, 8 साल तक ये लड़ाई चली, अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंट। इट वॉज डिफिकल्ट टास्क फॉर वॉशिंगटन टू कीप द कॉलोनीज और स्टेट्स टुगेदर। वॉशिंगटन जब व्हेन ही अग्रीड टू बिकम द लीडर ऑफ दिस वॉर, तो पहला उनको चैलेंज था कि कीप द कॉलोनीज एंड स्टेट्स टुगेदर। ये 13 लोगों को एक साथ रखना, 13 कॉलोनीज को। ईच स्टेट वॉज जेलस ऑफ अदर, सब जेलस था, मतलब जलता था, जलन था एक दूसरे से, चिढ़ते थे सब लोग, हर स्टेट। वॉशिंगटन नॉट ओनली हैड टू फाइट द ब्रिटिश, ब्रिटिश से तो लड़ना ही था, बट ऑल्सो हैड टू मेक श्योर दैट ऑल द स्टेट्स कोऑपरेटेड विथ ईच अदर। कोऑपरेट मतलब होता है एक दूसरे को सपोर्ट करना। तो ये 13 स्टेट्स कॉलोनीज थे यहाँ पे, इनमें खुद आपस में बहुत लड़ाई थी। तो वॉशिंगटन को पहला चैलेंज था कि इनके बीच में दोस्ती बनी रहे। दूसरा था कि ठीक से ब्रिटेन दुनिया की सबसे अच्छी फौज और नेवी थी, उससे कैसे लड़ा जाए। तो 2 फ्रंट पे वॉशिंगटन एक साथ लड़ाई कर रहे थे। दिस ही डिड विद ग्रेट सक्सेस, दोनों काम इन्होंने बहुत अच्छे से किया। आफ्टर 5 or 6 years ऑफ वॉर, 5-6 साल जब वॉर होने लगे, वॉशिंगटन वॉज स्टिल फाइटिंग, अभी तक लड़ाई हो रही थी। बट एवरी डे थिंग्स बिकेम मोर डिफिकल्ट, हर दिन मुश्किल होता जा रहा था इनके लिए। इट वॉज नॉट ईजी टू गेट मेन फॉर हिज आर्मी एंड ही कुड ओनली गेट फार्मर्स एंड अदर वर्कर्स टू ज्वाइन हिज आर्मी। फौज में लोग ही नहीं थे, उधर ब्रिटिश की जो फौज थी, ब्रिटेन की दुनिया की सबसे ट्रेन फौज थी, इनके पास लोग नहीं मिल रहे थे। लोग बहुत जोश में आ रहे थे, लेकिन वो फार्मर्स थे, वर्कर्स थे, जिनके पास मिलिट्री की कोई ट्रेनिंग नहीं थी, डिसिप्लिन नहीं था, उनसे ये दुनिया की सबसे ताकतवर फौज से टकरा रहे थे। तो बहुत परेशानी बढ़ती जा रही थी। इट वॉज डिफ़िकल्ट टू मेंटेन डिसिप्लिन, डिसिप्लिन मेंटेन नहीं हो पा रहा था। द सोल्जर्स वर बैडली क्लोथ, कपड़ा नहीं था उनके पास लड़ने के लिए अच्छा। पुअरली फेड, उनके पास अच्छा खाना नहीं था कि ताकत से लड़ें। एंड इट वॉज ऑफन इम्पॉसिबल टू पे देम, उनको सैलरी भी पे नहीं कर पा रहे थे। तो ये रीज़न्स है, देखिए कितना चैलेंजेस है। नंबर 1 है कि कॉलोनीज़ को यूनाइट रखना है। नंबर 2 है कि फ़ौज को फिर लड़ना भी है ब्रिटेन से। नंबर 3 है कि फ़ौज में लोग नहीं मिल रहे थे, फार्मर्स और वर्कर्स मिल रहे थे। उसके बाद इन फार्मर्स और वर्कर्स के पास कपड़ा नहीं था, बैडली क्लोथ थे, पुअरली फिट थे, खाना नहीं था, फीड से बनाया फेड, एंड ना उनको ये सैलरी दे पा रहे थे, तो लोग रुक भी नहीं पा रहे थे। तो ये सारे चैलेंजेस थे वॉशिंगटन के सामने, डिसिप्लिन मेंटेन नहीं कर पा रहे थे। वॉशिंगटन रियलाइज दैट इट वुड बी वेरी डिफ़िकल्ट टू बीट द ब्रिटिश विद सच सोल्जर्स। उनको समझ में आया, रियलाइज़ मतलब उनको धीरे धीरे ये समझ में आया, रियलाइज़ हुआ कि इन सोल्जर्स से और इस कंडीशन में ब्रिटिश को हराना बहुत मुश्किल है। सो ही ट्राइड टू वेयर डाउन द ब्रिटिश बाय अटैकिंग देम एट अ नंबर ऑफ प्लेसेस एट द सेम टाइम। तो इन्होंने अपनी लड़ाई का स्ट्रेटजी चेंज किया। अटैकिंग देम एट अ नंबर ऑफ प्लेसेस एट द सेम टाइम, इसको गोरिल्ला स्टाइल बोलते हैं। मतलब छोटा छोटा टुकड़ी बनाया और कई जगह अटैक किया इनके साथ एक साथ, ताकि ये कंफ्यूज हो जाए ब्रिटिश के अटैक कहाँ से हो रहा है। तो छोटा छोटा अटैक करते थे और डरे भी रहते थे, कहीं से भी अटैक हो सकता है। तो ये गोरिल्ला टाइप की इन्होंने स्ट्रेटजी चेंज की, तो इस तरह से अटैक करते थे। और एट लास्ट अ फेमस ब्रिटिश कमांडर कॉल्ड जनरल कॉर्नवालिस मेड हिज हेडक्वार्टर्स इन वर्जीनिया एट अ प्लेस कॉल्ड यॉर्क टाउन। अब वहाँ से कॉर्नवालिस को भेजा गया इसको हराने के लिए। वॉशिंगटन हैड मेड फ्रेंड्स विद द फ्रेंच। जब तक इन्होंने, वॉशिंगटन ने एक और काम किया कि फ्रांस से दोस्ती के लिए, उनको मालूम था फ्रांस और ब्रिटेन में झगड़ा चल रहा है, फ्रांस की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया। एंड फ्रेंच अटैक द ब्रिटिश विद देयर ट्रूप्स, और फ्रांस का भी ट्रूप इनको हेल्प करने आ गया। एंड प्रिवेंटेड देम फ्रॉम ब्रिंगिंग इन स्टोर्स एंड इक्विपमेंट, और वो ज़्यादा सामान और इक्विपमेंट, औजार जो ब्रिटिश इधर थे, अमेरिका इधर था, यहाँ से सामान लेके आते थे, सामान कम होता था लड़ने के लिए। तो ये फ्रांस की फ़ौज यहाँ पे आ गई इनको हेल्प करने, इन्होंने यहाँ पे अटैक कर दिया, तो यहाँ से सामान नहीं आ पाया। तो लड़ाई धीरे धीरे अमेरिका के फेवर में होती चली गई। जनरल कॉर्नवालिस हैड टू सरेंडर, सरेंडर मतलब होता है हार मान लेना। एंड दिस वॉज द एंड ऑफ द वॉर। इस तरह से फाइनली 8 साल के बाद ये जनरल कॉर्नवालिस को लगा कि हम लोग फर्दर नहीं लड़ सकते हैं, हार मान लिया और अमेरिका आज़ाद हो गया।
अब पीस वॉज साइंड, आज़ाद होने के बाद इन 1783 में पीस साइन हुआ, वंस शांति समझौता हुआ अमेरिका में, ब्रिटेन में और फ्रांस के बीच में। एंड वंस मोर वाशिंगटन रिटर्न होम टू वर्जीनिया, वाशिंगटन अपने होम चले गए वर्जीनिया। बट व्हेन द वॉर वाज, अब ये नए परेशानी स्टार्ट हुई इन 13 स्टेट्स के साथ जिन्होंने ब्रिटेन को हरा दिया था। व्हेन द वॉर वाज ओवर द स्टेट्स बिगैन टू क्वारल अमंग देमसेल्व्स, जैसे इंडिया में नहीं होता है, आज़ादी मिलने लगी तो उसका इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इस तरह से लोग अपने आप में लड़ने लगे, तो अलग अलग कंट्री बन गई। तो इस तरह से वहाँ भी स्टार्ट कर दिया कॉलोनीज़ ने। 1 or 2 वाइजर स्टेट्समैन रियलाइज दैट इफ़ दीज क्वारल्स वेंट ऑन, वहाँ पे कुछ समझदार लोग थे, उनको लगा ये क्वारल्स वेंट ऑन, ये झगड़ा चलता रहा, देयर माइट बी 13 डिफरेंट कंट्रीज़, 13 डिफरेंट कंट्रीज़ बन जाएंगे कॉलोनीज़ जो हैं, मतलब इस साइड में जो आपको कॉलोनी है ये ऐसे ऐसे, तो ये सब अलग अलग कंट्री बन जाएगा। इन समझदार लोगों को लगा कि अगर ऐसे ऐसे बनेंगे तो हम पे दूसरे का कब्ज़ा हो जाएगा। तो इन्होंने क्या किया, दे न्यू दैट इफ़ 13 स्टेट्स यूनाइटेड, उनको लगा कि सब एक साथ मिलकर रहें अगर इनटू वन कंट्री, दे वुड बी स्ट्रॉन्गर एंड वुड बी एबल टू हेल्प वन अनदर प्रॉस्पर। प्रॉस्पर मतलब होता है खुशहाली लाना, एक दूसरे को खुशहाल बनने में हेल्प करेंगे अगर एक साथ रहें, वरना एक दूसरे से ही लड़ते रहेंगे तो कोई दूसरा उसका फ़ायदा उठा लेगा। जैसे आज़ादी के टाइम में इंडिया पाकिस्तान 2 कंट्री बन गया और अभी तक लड़ते हैं ये लोग। तो यहाँ पे कोई जॉर्ज वाशिंगटन टाइप का आदमी नहीं था हु कुड कीप इंडिया एंड पाकिस्तान यूनाइटेड वहाँ पे, लेकिन जॉर्ज वाशिंगटन ज़्यादा समझदार, कुछ लोग समझदार थे तो ये लोग उनके पास गए। ये समझदार लोग, दे नीडेड वन गवर्नमेंट फॉर ऑल द स्टेट्स, सो वाशिंगटन वॉज कॉल्ड फ्रॉम वर्जीनिया, उन्होंने रिक्वेस्ट किया वाशिंगटन को कि आप आइए, आप ही कुछ कर सकते हैं। तो एक प्रोग्राम हुआ फिलाडेल्फिया में, ही प्रिसाइडेड ओवर अ कॉन्फ्रेंस एट फिलाडेल्फिया, कॉन्फ्रेंस हुआ फिलाडेल्फिया में इन 1787 वेयर अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन वॉज फ्रेम्ड। अमेरिका का नया कॉन्स्टिट्यूशन, कैसे अमेरिका चलेगा, कौन सा रूल रेगुलेशन होगा, वो 1789 में वर्जीनिया में 1777 में ये हुआ। और 1789 में ही वॉज मेड द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जॉर्ज वाशिंगटन को पहला प्रेसिडेंट बनाया गया। तो लड़ने में हेल्प किया, जीतने में, जंग जीतने में, उसके बाद सबको यूनाइट रखने में। अब इसको सरकार भी चलाया इन्होंने, अच्छे से स्टार्ट किया। यहाँ पे है लिखा हुआ, पढ़ते हैं। अब गवर्नमेंट जब प्रेसिडेंट बन गए तो क्या डिफ़िकल्टीज़ थी, देयर वर मेनी डिफ़िकल्टीज़ इन द अर्ली ईयर्स, द स्टेट्स स्टिल क्वारल अमंग देमसेल्फ, अभी भी थोड़ी बहुत लड़ाई चलती रहती थी कॉलोनीज़ में। सम पीपल फेल्ट दैट इफ़ देयर वॉज वन प्रेसिडेंट ही वुड बी टू पावरफुल, सब ने सोचा कि एक ही आदमी अगर होगा 13 डिफरेंट कॉलोनीज़ का मालिक तो बहुत पावरफुल हो जाएगा, वो डिक्टेटर बन जाएगा। ही वुड बी लाइक अ डिक्टेटर, डिक्टेटर मतलब उसके ज़बान से जो भी निकलेगा वही लॉ बन जाएगा, सबको मानना पड़ेगा। Other people felt that it would be difficult for one central government to look after all the states fairly, मतलब एक सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब एक सरकार सारे कॉलोनीज़ को देख नहीं पाएगी, ठीक से गवर्न नहीं कर पाएगी। Washington was first asked to be president in 1789 for 4 years, पहली बार 4 साल के लिए बने। He realized, उनको समझ में आया that America was a new country, एक नया देश बन रहा है। He knew that it had no traditions or customs which could be followed and that he would have to make new rules and set up a good government. कोई ऐसा कस्टम, कोई ऐसा फेस्टिवल, कोई ऐसा सेरेमनी नहीं था जो 13 डिफरेंट कॉलोनी सब एक साथ मनाते थे। इनको वो कस्टम्स, वो सेरेमनी इंट्रोड्यूस करना था, इनको नया रूल सेटअप करना था ताकि अच्छी सरकार बने। ही इंट्रोड्यूस्ड अ नंबर ऑफ सेरेमनीज़, बहुत सारा सेरेमनीज़, फंक्शन जिसको सारे लोग, जैसे होता है ना नेशनल डे, जैसे इंडिया में इंडिपेंडेंस डे और रिपब्लिक डे सब लोग एक साथ मनाते हैं, पूरे हर तरह के लोग, हर स्टेट के लोग, हर रिलीजन के लोग, वैसा ही इन्होंने वहाँ पे अमेरिकन नेशनल डे और इस तरह के डेज सेलिब्रेट करना शुरू किया ताकि एवरीबडी फील यूनाइटेड। ही वांटेड पीपल टू थिंक दैट प्रेसिडेंट वाज एन इम्पॉर्टेंट एंड डिग्निफाइड पर्सन, चाहते थे कि लोग प्रेसिडेंट के पोस्ट को वैल्यू दें, ऑनर करें, डिग्निफाइड पर्सन है, इज़्ज़त वाला पर्सन है, इम्पॉर्टेंट पर्सन है, अहम ये रोल है। फॉर एग्ज़ाम्पल ही यूज़ टू ड्राइव टू कांग्रेस इन अ फाइन कोच, अच्छी गाड़ी में जाते थे वो जहाँ मीटिंग के लिए कांग्रेस पार्लियामेंट में, विच वॉज ऑलवेज ड्रॉन बाय वाइट हॉर्सेज, अच्छे घोड़े होते थे जो उसको खींचते थे। ही हेल्ड ग्रैंड पार्टीज़, बड़ी पार्टीज़ करते थे ताकि लोगों को, हर तरह के जो नोबल्स हैं हर एरिया के, उनको उनसे मिल पाएँ, उनसे बातचीत कर पाएँ। बट एट द सेम टाइम ही केप्ट द स्टेट्स टुगेदर, और इस तरह से उन्होंने सारे स्टेट्स को टुगेदर रखा, एक साथ रखा।
ही मेड न्यू लॉज बनाया उन्होंने अबाउट ओनिंग लैंड, कि लैंड किसका होगा, कैसे लैंड को लोग परचेज करेंगे, सेल करेंगे। एंड रिफ्यूज टू फाइट ऑन आइदर साइड इन द वॉर्स विच स्टार्टेड बिटवीन फ्रांस एंड इंग्लैंड। में फिर लड़ाई शुरू हो गई, तो इसमें इन्होंने दोनों को मना कर दिया कि हम लोग नया कंट्री है, वी वॉन्ट फाइट विद टेक एनी वन साइड। तो लड़ाई से बचे और 13 डिफरेंट कॉलोनीज़ को यूनाइट रखा, डेवलपमेंट का वर्क कराया, इसीलिए अमेरिका आज ग्रेट बना है। वॉशिंगटन वॉज आस्क्ड टू सर्व एज द प्रेसिडेंट फॉर अ सेकेंड टर्म। अब 4 ईयर बाद में फिर रिक्वेस्ट किया कि 4 साल और आप रह जाइए, उसके बाद वो रह गए। देन ही फाउंड दैट 2 सेपरेट पार्टीज़ वर बीइंग फॉर्म इन द कांग्रेस। धीरे धीरे लगा कि अब कांग्रेस में, वहाँ पे जो कांग्रेस बोलते हैं, वहाँ पे जो पार्लियामेंट होता है उसको कांग्रेस बोलते हैं, वहाँ 2 पार्टी बनती चली जा रही है। वन पार्टी वॉज कॉल्ड फेडरलिस्ट पार्टी, दे वर लेड बाय अ मैन कॉल्ड हैमिल्टन। आगे वहाँ 2 पार्टी, 2 ग्रुप में बढ़ता जा रहा है कांग्रेस। एक हैमिल्टन की पार्टी है, दे थॉट द गवर्नमेंट शुड बी सेंट्रल वन एंड दैट द स्टेट शुड बी बाउंड बाय ऑल द रूल्स ऑफ द सेंटर। फेडरलिस्ट का डिमांड था कि जो सेंट्रल रूल है, जैसे वॉशिंगटन जहाँ इंडिया का कैपिटल है दिल्ली, तो सारा कुछ दिल्ली से हैंडल हो और सारे स्टेट्स उसी रूल पे चले। ये फेडरलिस्ट पार्टी का था। लेकिन एक और पार्टी थी, द सेकंड पार्टी, एक और ग्रुप था, वाज कॉल्ड रिपब्लिकन्स। दे वर लेड बाय मैन कॉल्ड जेफरसन। दे वांटेड द स्टेट्स हु हैव मोर पावर। वो चाहते थे कि स्टेट्स के पास ज़्यादा पावर हो, सेंटर के पास कम पावर हो। वॉशिंगटन ट्राइड टू ब्रिंग दीज 2 पार्टीज़ टुगेदर। वो चाहते थे कि ये पार्टीज़ भी एक साथ आएँ, एक इशू पे आएँ, बट ही वॉज अटैक्ड बाय द रिपब्लिकन्स ने इन पर अटैक किया, इन पे हमला किया। तो वॉशिंगटन देन वेंट ओवर टू द साइड ऑफ फेडरलिस्ट। तो इन्होंने फिर फेडरलिस्ट पार्टी को ज्वाइन कर लिया। तो एक क्वेश्चन यहाँ पे आता है, विच 2 पार्टीज वर देयर। तो एक था फेडरलिस्ट और दूसरा है आपका, एक फेडरलिस्ट है और दूसरा है आपको रिपब्लिकन। फेडरलिस्ट वॉज लेड बाय हैमिल्टन, रिपब्लिकन वॉज लेड बाय जेफरसन। फेडरलिस्ट जो थे वो चाहते थे कि गवर्नमेंट के पास, सेंट्रल गवर्नमेंट ज़्यादा पावरफुल हो, स्टेट कम पावरफुल हो। रिपब्लिकन्स चाहते थे कि स्टेट्स ज़्यादा पावरफुल हो। तो ये क्वेश्चन होता है, आइडियोलॉजी भी पूछा जाता है। और फिर फेडरलिस्ट को ज्वाइन कर लिया वॉशिंगटन ने। आफ्टर हिज सेकंड टर्म ऑफ 4 years पीपल वांटेड हिम टू सर्व फॉर अनदर टर्म। अब लोगों ने बोला कि नहीं फिर आप रह जाइए, बट ही रिफ्यूज्ड एंड वेंट बैक टू हिज स्टेट्स इन वर्जीनिया। उन्होंने मना कर दिया, उन्होंने कहा कि नहीं और भी लोगों को मौका दो। ही वेंट बैक टू वर्जीनिया। द अमेरिकन्स इन द ईयर्स दैट फॉलोड, उसके बाद जो ईयर्स आए, उसके बाद के जो साल हुए, रिस्पेक्टेड हिम मोर एंड मोर, उसमें काफ़ी इज्जत बढ़ी। एंड ही हैज़ गॉन डाउन इन हिस्ट्री एज द मैन हु वाज फर्स्ट इन वॉर, फर्स्ट इन पीस एंड फर्स्ट इन द हार्ट्स ऑफ कंट्रीमैन। काफ़ी पॉपुलर फादर ऑफ द नेशन हैं। वहाँ लोग बुराई नहीं करते हैं अपने फादर ऑफ नेशन की, जैसे हम लोग यहाँ करते रहते हैं। डिड यू नो, क्या आपको पता है कि मैनी प्लेसेस आर नेम्ड आफ्टर जॉर्ज वॉशिंगटन इंक्लूडिंग द US कैपिटल। मतलब बहुत सारा प्लेस आज उनके नाम पे है। US के कैपिटल जो है वॉशिंगटन DC, वो इन्हीं के नाम पे है। 31 कंट्रीज़ में, एक स्टेट का नाम है ये, 31 कंट्रीज़ एंड 17 कम्युनिटीज़ में इनके नाम पे कुछ ना कुछ है। तो दिस इज़ द, आप पुराना वीडियो, समरी वीडियो देखें, इसको देखें, और जो PDF में क्वेश्चन आंसर्स भेजा गया है उसको आप कॉपी कर लें फेयर कॉपी में। थैंक यू।